पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते आपने एडवर्टाइजमेंट्स में, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स में इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात सुनी ही होगी। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी इम्यूनिटी बूस्टिंग गाइडलाइंस जारी की है, जैसे गोल्डन मिल्क जो हल्दी वाला दूध उसे कंज्यूम करना या हर्बल टी च्यवनप्राश का सेवन इत्यादि की बात की है। और कई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी लगातार इम्यूनिटी बूस्टिंग और एंटीवायरल मेडिसिन बनाने में लगी ही हुई है, चाहे वो जिलियट की रेमडेसिविर हो या उसी का इंडियन अप्रूव्ड वर्जन सिप्ला की सिप्रेमी या कॉर्टिसोल डेक्सामेथासोन हो या फिर ग्लेनमार्क की फैबीफ्लू ही क्यों ना हो। तो एक्चुअल में कोरोना वायरस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है और हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है और इन मेडिसिन या नुस्खों का हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आइए इन सभी बातों को इस वीडियो के थ्रू हम समझते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ सीरीज जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट कोविड-19 और इस सीरीज के पार्ट 1 दैट इज साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, जहां पर हम ऑलरेडी 2 सबसेक्शंस हमारे अबाउट द डिजीज और स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस को पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखेगा दोस्तों। और इस वीडियो में हम हाउ डज इट अफेक्ट योर बॉडी की कंप्लीट मैकेनिज्म को समझेंगे दोस्तों। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो के इन डेप्थ में जाएं, हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा ही था हमारे कोरोना वायरस जो है बेसिकली 4 प्रोटीन से मिलकर बना था, स्पाइक, एनवेलप, मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक प्रोटीन। और जो स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि इसके सबसे आउटर सरफेस पे देखने को मिलता है, इट रिजेंबल्स लाइक अ क्राउन, जहाँ से क्राउन को लैटिन में कोरोना कहते हैं, जहाँ से अपना नाम डिराइव करता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि आपका जो क्राउन जो था या तो फिर आपका जो स्पाइक प्रोटीन था, ये रिसेप्टर बाइंडिंग था और आपकी बॉडी में मौजूद ACE2 रिसेप्टर पे जाकर ये बाइंड हो जाता था, लैच हो जाता था। ACE2 रिसेप्टर आपकी बॉडी में लंग्स में, किडनीज में, हार्ट्स में और इंटेस्टाइन्स में देखने को मिलता है दोस्तों हमें। क्योंकि ये अटैच होता है तो जल्दी से क्या करता है, अपना RNA सेंड कर देता है, और जिसका मैसेंजर RNA बोला था, और फिर वो क्या करता है, आपके जो सेल होता है उसको हाईजैक करके अपने जैसे रेप्लिका बनाने के लिए कहता है। इसी कारण से इसके RNA को हमने पॉजिटिवली सेंस्ड बोला था। वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि वायरसेस के पास राइबोसोम नहीं होते, वो खुद का प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। इसी कारण से दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट सेल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो की और डिटेल्स में जाएं, फिर से हम बायोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा इम्यून सिस्टम। दोस्तों ये समझना, इम्यून सिस्टम खासकर और रेस्पिरेटरी सिस्टम समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा कोविड-19 का पूरा इन्फेक्शन की प्रोसेस ही यहीं से चालू हो जाएगी। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली आपकी नेज़ल कैविटी होती है, फिर हमारा फेरिंग्स होता है, फिर हमारा लैरिंग्स होता है, फिर आपका ट्रैकिया। लैरिंग्स को दोस्तों अगर आपको पता हो तो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ जो है यहीं से बनती है। फिर आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया भी फिर बाइफिकेट हो जाता है आपके ब्रोंकाइज में, और एक एक ब्रोंकाई जो होते हैं आपके, वो एक एक लंग में जाके एंटर करते हैं। आपके ब्रोंकाई भी फर्दर कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और कई ब्रोंक्यूल्स के एंड में जाके आपको खूब सारे बलून शेप्ड एल्वेलाई दिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में एल्वेलाई। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन एल्वेलाइज हैं, और ये एल्वेलाइज करते क्या है, दे प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, इस प्रोसेस को जल्दी से समझते हैं हम, कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए आपके एल्वेलाइज तक पहुंचती है। अब जैसे एल्वेलाई के पास पहुंचती है, आपके एल्वेलाई सरफेस की तरह काम करते हैं, जहां पर आपकी ऑक्सीजन हवा से निकालकर आपके ब्लड में पहुंचा दी जाती है, और फिर ब्लड में जो ऑलरेडी मौजूद सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बचती है, उसको वापस एल्वेलाई में ऐड कर दिया जाता है। और जब आप ब्रीथ आउट करते हो, सांस छोड़ते हो, तो फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो हवा होती है वो एल्वेलाई से होती हुई, आपके ट्रैकिया से होती हुई, नॉस्ट्रिल की मदद से बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली का जो की प्लेयर है वो हमारे WBCs होते हैं, जो कि बोन मैरो में बनते हैं। अब WBCs जो होते हैं, किसी भी प्रकार के जो एंटीजेंस होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरसेस हो। और WBCs एक टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर आपकी एक पैथोलॉजी की रिपोर्ट तक
अटैच करके दिखाइए कि कहाँ पर आपका यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC आप देख सकते हो कि न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, इओसिनोफिल और बेसोफिल है। इनके बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मोनोसाइट्स के बारे में समझते हैं। मोनोसाइट्स जो है आपके कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं और बाद में डेवलप हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के रूप में। मैक्रोफेज जो होते हैं ये आपको कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को तो उसको ये एनगल्फ मतलब निगल जाते हैं और उसको अंदर पचा जाते हैं। इसी कारण से इनको बिग ईटर भी बोला जाता है दोस्तों। मैक्रोफेजेस के तरह ही सेम टू सेम आपके न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल भी क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया या तो फिर आपके पैथोजेंस को क्या कर जाते हैं, एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाते हैं दोस्तों। फ़र्क ये होता है कि न्यूट्रोफिल का जो साइज़ है वो मैक्रोफेजेस से कंपेरेटिवली छोटा होता है और इनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। कलेक्टिवली मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को हम फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। फेज का मतलब होता है दोस्तों, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंज्यूम करना या टू ईट करना, तो इनको फैगोसाइट, साइट्स स्टैंड फॉर सेल्स। और ये दोनों मिलके एक्चुअल में आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं दोस्तों, कि सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्शन अटैक करता है तो सबसे पहले यही दो आते हैं। तो आपका मैक्रोफेज हो गया और न्यूट्रोफाइल हो गया। इसके अलावा आपका सेकेंड लाइन ऑफ जो डिफेंस काम करते हैं वो आपके काम करते हैं दोस्तों लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम इसकी और डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सबसे पहले होते हैं आपके टी सेल्स, फिर होते हैं आपके बी सेल्स, फिर होते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स। ये आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं दोस्तों। जो आपके टी सेल्स होते हैं ये कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, बड़े काम के फैक्ट है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज़ 2018 इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट लिंक था। तो टी सेल्स आपके कैंसर से लड़ते हैं और आपके नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ये आपके ट्यूमर से लड़ते हैं। इनकी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं कि आपके जो भी अनहेल्दी सेल्स होते हैं या जो भी बॉडी के सेल्स में जिस पे इन्फेक्शन हो जाता है उनको जाके ये मार डालते हैं। तो ऐसे सेल के किलिंग को एपोप्टोसिस बोला जाता है। तो ये एपोप्टोसिस का काम करते हैं दोस्तों, किलिंग ऑफ योर ओन बॉडी सेल्स का काम करते हैं जो कि अनवांटेड या इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो आपका ट्यूमर रहता है उसको किल करने में मदद करते हैं। आपका बी सेल्स जो होते हैं इनका अलग ही फंक्शन होता है दोस्तों, स्पेसिफिक रोल होता है, वो होता है एंटीबॉडीज़ बनाने का। आपके टी सेल्स भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं आपके किलर टी सेल्स जो कि सीधा का सीधा मारने का काम करते हैं आपके इन्फेक्शन को, और जो अगले होते हैं वो होते हैं आपके हेल्पर टी सेल्स जो कि इस पूरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उसको समझते हैं। तो इन सब की फंक्शनिंग को हम समझते हैं एक जल्दी से छोटे से एनिमेशन की मदद से। मान लीजिए आपको कोई चोट लगती है, घाव लगती है, तो वहाँ पर जल्दी से आपके बैक्टीरियाज और वायरसेस रश करते हैं ताकि आपको इन्फेक्ट कर सके। तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पर तैयार हो जाता है जो कि आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। ये जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन होते हैं उतने आपके एंटीजेंस मतलब जो आपकी बॉडी का इन्फेक्ट करते हैं, एंटीजेंस को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रोफिल्स के साथ एक छोटी सी समस्या दोस्तों ये कि बह जाते हैं बेचारे। तो ये एंटीजेंस को कंज्यूम करने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के सेल्स को ही नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। तो ये भी एक खतरनाक बात है न्यूट्रोफिल्स की दोस्तों, पर वो रिकवरी आराम से हो जाती है। पर अगर मान लीजिए किसी टाइप का इन्फेक्शन बैक्टीरियल या तो फिर आपका वायरल इन्फेक्शन एकदम से फ्लड इन हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये किसकी मदद से कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों, ये साइटोकाइंस की मदद से, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है, उसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बुलाते हैं, विच इज़ नथिंग एल्स बट बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स टी सेल्स आते हैं, किलर सेल्स होते हैं और मारना जल्दी से चालू कर देते हैं। अब समस्या ये होती है दोस्तों कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने में टाइम लगता है। तो उस कारण से अब यहाँ पे रोल आता है आपका हेल्पर टी सेल्स का। हेल्पर टी सेल्स आपके बी सेल्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि खूब सारे एंटीबॉडीज़ बनाओ, और ये एंटीबॉडीज़ उस शेप के बनाओ जो कि आपका बैक्टीरिया या कि जो इन्फेक्शन है उसका जो बाहरी प्रोटीन है उस पर जाके अटैच हो जाए, ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो ये क्या करते हैं, आपके एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जाके इन एंटीजेंस के सरफेस पे जाके एग्जैक्ट फिट हो जाती है। और जैसे ही इनका मार्कअप हो गया तो फिर आपके बी सेल्स टी सेल्स आराम से आके इनको मार सकते हैं दोस्तों। और एक बार हमें एग्जैक्ट एंटीबॉडी भी मिल गई तो आपके बॉडी में एक और सेल्स होते हैं दोस्तों जिनको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं, जो कि याद कर लेते हैं कि अगली बार इन्फेक्शन आए तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ ये वाली बनेंगी और जल्दी से जल्दी उस इन्फेक्शन को मार दिया जाएगा दोस्तों। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप होना।
आपकी इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स टाइम, इम्यूनिटी बिल्डअप होना, ये सेल्स की फंक्शनिंग में कुछ विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। और ये रिसेंट स्टडी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से विटामिन सी, विटामिन D3 और जिंक, ये तीनों मिलके आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट NCBI की यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों, उसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें लिखा ही है कि परफॉर्मेंस जो होती है आपकी फैगोसाइट्स और टी सेल्स की इंप्रूव करता है विटामिन सी। और विटामिन D3 जो है या तो फिर विटामिन डी जो है वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स और बी सेल्स और टी सेल्स की फंक्शनिंग को एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है। तो एक्चुअल में विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक मिलके आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। विटामिन डी के लिए तो ये भी बोला जा रहा है दोस्तों कि अभी रिसेंटली कोविड से ट्रीट करने के लिए विटामिन डी के रोल को बहुत ज़्यादा अभी जोर दिया गया है इसके रोल पर, और बोला गया कि विटामिन डी का कंजम्पशन आपको अच्छा खासा होना चाहिए। इसीलिए कारण से आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी कुछ अपने मेजर्स निकाले हैं प्रमोट करने के लिए इम्यूनिटी, जैसे कि च्यवनप्राश लीजिए, हर्बल टी ड्रिंक करिए या आपका गोल्डन मिल्क कंज्यूम करिए। इससे इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है दोस्तों। और अगर ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे तो आप इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बाहरी दवाई ले सकते हैं जिनको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसमें अभी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा फेमस जो अभी चल रही है वो है डेक्सामेथासोन, विच इज़ जो कि आपकी कोविड-19 से फाइट करने के लिए आपकी मेडिसिन मानी जा रही है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आप एंटीवायरल ड्रग्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ग्लेनमार्क की फैबीफ्लू हो गई और रेमडेसिविर हो गई, और रेमडेसिविर का ही इंडियन वर्जन सिप्रेमी हो गई, सिप्ला की दोस्तों। एक और दवाई अगर आपने सुनी हो पास में, HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, तो वो तो दोस्तों अब इसका जो यूसेज है अभी WHO ने रिकमेंड किया है कि उसका यूसेज नहीं किया गया क्योंकि वो प्रॉपरली प्रूवन नहीं हुई है एज एन एंटीवायरल डिजीज़। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे बॉडी में विटामिन्स का, खासकर जिंक का और इन सब चीज़ों का कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ये एक अलग ही रोल होता है। अब आपका इन्फेक्शन कोरोना वायरस का किस तरीके से होता है, किस तरीके से फैलता है, मुझे लग रहा है आप थोड़ा बहुत काफ़ी समझ चुके होंगे और उसको लिंक भी कर पा रहे होंगे, पर उसको हम अगले वीडियो में डिटेल में समझते हैं दोस्तों, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगले वीडियो में हम इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे।